News Services Division of All India Radio presents Money Matters. देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम About savings, investments, borrowings and taxations. हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण On our digital platforms. सुनना ना भूलें हर रोज शाम 4:05 से 4:30 तक। Money Matters. Welcome to this edition of Money Matters, a financial literacy program on our official YouTube channel and other digital platforms. A program in which we bring information on personal finance like savings, investments, borrowings and taxation. Today's topic on Money Matters is how to make a will and its benefits. You can send your queries regarding this topic, how to make a will and its benefits, on our email ID moneymatters.air@gmail.com. I am Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, सोनू सूद। धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मनी मैटर्स में आपका स्वागत है। देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़े इस कार्यक्रम में हम रोज एक निर्धारित विषय पर अपनी चर्चा केंद्रित करते हैं। आज का विषय है वसीयत बनाने की विधि और इसके लाभ। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके प्रश्न भी शामिल करते हैं। प्रश्न भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है moneymatters.air@gmail.com। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत नमस्कार, मनी मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सोनू। पुनीत, जैसा हमने अभी अपने श्रोताओं को बताया, आज हमारी चर्चा का विषय है वसीयत बनाने की विधि और इसके लाभ। अगर हम किसी भी दस्तावेज की बात करें, व्यक्तिगत दस्तावेज की, तो शायद वसीयत सबसे ज्यादा एक संवेदनशील दस्तावेज होता है। हमें बताएं कि वसीयत क्यों बनाई जाती है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, परम उद्देश्य। बिल्कुल सोनू, आपने सही कहा कि वसीयत एक ऐसा सब्जेक्ट है या विल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही जो करीबी परिवार होते हैं उसमें भी इस सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन बहुत कम होता है। और इसलिए देखा गया है कई बार कि वसीयत ना तो प्रॉपर बन पाती है और ना ही वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो पाती है। देखिए, हमारा सारा जीवन अपने जरूरतों के लिए सामान जुटाने में, धन कमाने में या अपने परिवार की जरूरतों को मीट करने के लिए हम लगाते हैं। उस संपत्ति भी अर्जित करते हैं, पैसा भी अर्जित करते हैं। लेकिन हम ये चाहेंगे, नेचुरली सब लोग यही चाहेंगे कि हमारे बाद भी वो संपत्ति या वो पैसा उन लोगों के पास जाए जिनके लिए हम चाहते हैं कि उनको मिले। यदि कोई व्यक्ति या जो जिनकी संपत्ति है, जिनके पास एस्टेट है और उनकी डेथ हो जाती है और वो विल नहीं बना के जाते, तो अगर विल नहीं है तो जो गवर्नमेंट इनफैक्ट सक्सेशन जो है वो अलग अलग धर्मों में उसके अलग अलग लॉज हैं। तो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो अलग है, मुस्लिम्स में उसका अलग प्रकरण है, अलग प्रकार से वो धन डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी विल नहीं बनाता और उनके बाद उस पैसे की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट के जो लॉज हैं या उनके जो धर्म के अनुकूल जो भी लॉज होंगे उस हिसाब से वो मनी डिस्ट्रीब्यूट होता है। और कई बार हम देखते हैं कि वो पैसा उन लोगों को मिलता है जिन लोगों को वो अपने जीवन काल में पैसा नहीं देना चाहते थे। तो मुझे लगता है विल भी जो हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का एक बहुत ही अहम हिस्सा है कि विल हम बनाएं, जिससे ये पैसा उस व्यक्ति के बाद भी, जाने के बाद भी उन्हीं लोगों को मिले जिनको वो देना चाहते थे। तो आपने जो संपत्ति की बात करी, संपत्ति क्या-क्या संपत्ति के अलग-अलग रूप है जो विल में इंक्लूडेड होने चाहिए? सोनू, देखिए, जो सबसे ज्यादा अहम संपत्ति का पॉइंट भी रहा है और जिसके ऊपर बहुत डिस्प्यूट भी हमने देखी है, वो प्रॉपर्टी है। जो फिक्स एसेट्स हैं, घर है, मकान है, दुकान है, उस प्रकार की जो जिसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टीज कहते हैं, वो जो इमूवेबल एसेट्स हैं वो उसके अंदर ब्यौरा होना चाहिए। आप इनफैक्ट जो आप वसीयत करते हैं या विल करते हैं वो आप सभी प्रकार की एसेट्स, आपकी जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, यदि सेविंग्स हैं, आपके शेयर्स हैं, आपके बॉन्ड्स की इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, तो ये सभी आप चीजों को आप वसीयत में दे सकते हैं। यदि आप देखें तो ज्यादातर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए सरकार ने प्रावधान किया है नॉमिनेशन का। यदि आपका बैंक अकाउंट की बात करते हैं या फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, हम शेयर्स हैं जो कि डीमैट अकाउंट में रहते हैं, इन सभी में नॉमिनेशन की एक सुविधा रहती है। और हम ऐसा मानते हैं कि जो नॉमिनी है ये हमारे जाने के बाद उस नॉमिनी को ये पूरा हक मिलेगा, उसका पूरी एसेट मिलेगी। लेकिन नॉमिनी का एक्चुअल रोल जो है वो एग्जीक्यूटर की तरह है कि उसकी एक जिम्मेवारी है कि वो इन एसेट्स को संभाले और उसके बाद जो विल में उसका जैसा भी प्रावधान किया गया, यदि विल है तो उस विल के अनुसार
उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करें। नॉमिनी जो तो ऑटोमेटिकली नॉमिनी ओनर नहीं बन जाता। नॉमिनी अगर विल है तो वो नॉमिनी उसका ऑटोमेटिक ओनर नहीं बनता। नॉमिनी को वो जो भी एसेट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए एज पर द विल ऑफ द पर्सन। और यदि वो विल नहीं है कोई, तो उस सूरत हाल में नॉमिनी जो है एक प्रकार से उनको वो हक मिल जाता है। So, Puneet, what you're mentioning is about an instituted executor according to the terms of the testator. The testator is a person who is actually creating the will according to his wishes and how he wishes to dispose of the property, whether it's real property or personal property that you were just talking about. And in the absence of an executor being mentioned in the terms of the will, then you have a probate court that appoints an administrator so that the property, whether it's personal property or real property, is properly distributed to its beneficiaries. And in such matters, there are also some checks and balances that are put in place, which is why registration of the will is extremely important. Isn't that the case? Absolutely. In fact, I would say that executing a will, writing a will, then getting it registered is a process which should be followed as per law. Although there is no defined law per se of how a will should be written, but there is enough practice and then. So I would suggest that people who want to write wills which may involve a lot of properties, they should usually consult a lawyer who would be an expert really on how to write a will and then how to register it, because there are certain points which have to be kept in consideration while writing a will. So I think a lawyer normally would be the best person to advise तो आप ये on making a will. मेन बताएंगे क्या पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने होते हैं? देखिए, जो सबसे अहम पॉइंट है विल बनाते समय कि जब आप विल बनाते हैं तो एक, हालांकि विल आप इसके लिए कोई स्टैम्प पेपर की जरूरत नहीं है, एक प्लेन पेपर के ऊपर भी विल बना सकते हैं। और जो विल बना रहे हैं, सबसे पहली बात यह कि वो साउंड माइंड में, उनकी जो किसी प्रेशर के तहत आप, तो जब आप विल बनाते हैं तो उसमें आप अपना नाम, पता, अपनी आइडेंटिफिकेशन उसमें लिखते हैं। क्या हाथ से लिखते हैं? आप देखिए, टाइप भी हो सकती है, लेकिन कई बार ये एडवाइस दी गई है कि अपनी विल जो है हाथ से लिखें, जिससे कि उसके ऊपर बाद में डिस्प्यूट ना हो। Those are called holographic wills where you write by your own hand. And that then becomes a kind of a testament that you have written it by yourself. But even typed wills are acceptable by law. So usually आप ये डिटेल्स लिखकर फिर अपने परिवार के जो आपके एयर्स हैं, जो लीगल एयर्स हैं, उनका आप डिटेल्स देते हैं। फिर आप अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स देते हैं कि, और उनको स्पेसिफिकली, देखिए जनरल लिखना कि मेरा आप प्रॉपर्टी का 50% को दे दीजिए, वो काम नहीं करता। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मेंशन करके या स्पेसिफिक एसेट्स को मेंशन करना चाहिए, और उस हर एसेट में अपने लीगल एयर्स को मैं कितना हिस्सा देना चाहता हूं वो भी उसके अंदर लिखा होना चाहिए। यदि आप इतनी डिटेल में अपनी विल को बनाते हैं तो ये फिर मुश्किल है कि बाद में उसको लेके कोई डिस्प्यूट हो। फिर उसके अंदर जो विटनेसेस हैं उसका एक प्रोसेस है। कितने विटनेसेस? दो विटनेसेस होने चाहिए, और वो इंडिपेंडेंट विटनेस होने चाहिए, और वो विटनेसेस जो है वो बेनिफिशियरीज में से नहीं होने चाहिए। यदि कोई बेनिफिशियरी है विल का तो वो विटनेस नहीं बन सकता। तो ये ध्यान रखना चाहिए, यदि बेनिफिशियरी विटनेस है तो वो विटनेस, तो विल आपकी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और विटनेस भी यदि वो प्रॉपर विटनेस नहीं है और उनका सही सिग्नेचर नहीं है तो वो उसमें भी लीगल डिस्प्यूट हो सकता है। तो मुझे लगता है ये कुछ ऐसे मुख्य पॉइंट हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए। When you spoke about the details contained in the will, when you are disposing of real estate, then that will is done through a device, D-V-I-S-E, for the benefit of our listeners. If it's for a personal property, we call it a bequest. So there are two types of wills really, depending upon what type of property you are seeking to give away to the next in line. Also, I think for the benefit of our listeners, it's important to know that in the absence of a will, you follow what is called as interstate succession. So there is already a statute for that. If you're a Hindu, you have the Hindu Succession Act. But if you don't want to follow the statute in terms of who will inherit what property, then you have testamentary succession, or you make a will by which you are disposing of your property after your death. Absolutely. So in these things, it becomes important that we identify who is going to be if you're writing a will, who is going to be the executor of the will. It is very important, no? A person who's reliable for the person who is writing the will. Executor is very important. Then identifying the beneficiaries very clearly. So executor क्या beneficiary इसमें से एक हो सकता है? नहीं, executor जो है वो beneficiary में से नहीं हो सकता, क्योंकि उसको एक ट्रस्टी की तरह वो रिसीव करता है सारी एसेट्स को, और फिर वो बेनिफिशरीज को कोर्ट के ऑर्डर के
क्योंकि जब आप विल होती है, जब किसी विल का जो जिन्हें लिखा है उनकी डेथ होती है, तो उस विल को हम कोर्ट में पेश करते हैं और कोर्ट उसको प्रोबेट एक प्रोसेस है जिसमें कोर्ट उसको को एक तरह से अपनी मोहर लगाता है कि हाँ ये विल ठीक है और ये लास्ट विल थी। इसके अंदर देखिए काफी टेक्निकल इश्यूज हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कई विल बना सकता है कई अलग अलग समय पर, तो कौन सी विल आपकी एक्सेप्टेबल होगी? लास्ट विल एंड टेस्टामेंट बिकम्स कोडिसिल क्या होता है? क्या अगर आप कुछ अमेंडमेंट करते हैं एग्जिस्टिंग विल में तो उसे देखिए नॉर्मली जो अमेंडमेंट ये बहुत बार ये पॉइंट इशू उठा है कोर्ट्स में भी कि क्या पुरानी विल को हम अमेंड कर सकते हैं, पर एडवाइस ये दी गई है कि देखिए आप हर बारी जब आप विल लिखें तो नया विल ही लिखना चाहिए, क्योंकि अमेंडमेंट करते वक्त उसके में कंफ्यूजन भी रहा है, उसको लेकर बहुत लीगल केसेस भी रहे हैं। और ये तो मैं ये कहूंगा कि और एक और बात ध्यान रखें, आपने यदि विल रखी और ये बड़ा एक संवेदनशील पॉइंट है कि आपने एक विल लिखी, उसके बाद यदि वो व्यक्ति शादी करता है तो उससे पहले की जो विल है वो नल एंड वॉइड हो जाती है। तो यदि विल लिखने के बाद वो व्यक्ति शादी करते हैं, चाहे वो तो वो उनको एक नई विल लिखनी चाहिए, टेकिंग इनटू अकाउंट द न्यू एयर्स टू हिमसेल्फ। और ये बड़ी गलती होती है कई बार कि हम किसी ने विल लिखी, फिर वो शादी हो गई और पुरानी वाली विल को वो समझते हैं कि वो एप्लीकेबल होगी। ऐसा नहीं होता, वो विल ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाती है। तो आइडियल एज क्या होती है जब किसी भी व्यक्ति को विल बना लेनी चाहिए? हालांकि 21 वर्ष कहा जाता है कि 21 वर्ष के बाद आप बना सकते हैं, लेकिन लाइफ की अनसर्टेनिटी को देखते हुए क्या आप सुझाएंगे कि सबको विल बनानी चाहिए जिनके पास कुछ भी प्रॉपर्टी? It has to be the age of majority. You can be above the age of 18 and No, still create a will. fine. That's what I'm saying. By law that is permitted, but as an expert, आपकी क्या राय होगी? क्योंकि लोग यूजुअली बनाते नहीं है वसीयत। So usually I think after marriage one should have some kind of a will, because in India particularly when there are joint families and a lot of property is inherited, and we must keep in mind the fact that inherited property, the property that I have inherited from my grandfather or from my father, that property I cannot will to according to my desire. That property will automatically be distributed equally among my legal heirs. So we must keep in mind the fact that inherited property cannot be willed, and only property that I have earned or I have acquired during my lifetime, that I can give as per my wishes to the legal heirs. And I think therefore keeping this in mind, after a person starts a family, if you're married and you have children, I think it is important that we have, because in a will you can also appoint guardians for minor heirs. If you have beneficiaries who are minors today, then you can appoint a guardian of your choice. You can say that so and so person will look after the interests of that minor. So I think after marriage and once a person has family, it is important that he should have a will. Also, you have what you can bequeath by a will. You must have ownership over that property first and foremost. And secondly, what you can bequeath is also a degree of interest. You just spoke about joint property or a joint family which is sharing in the property. So if you have a degree of interest in a Hindu undivided family, that also can be bequeathed by a will. That can be done, and so it is. So there are many legal provisions on different aspects. In fact, the whole concept of HUF, which we discussed some days back, again kind of relates to this succession planning. And in fact, I cover topics like HUF and will as part of your succession planning. What happens to, and like if you take insurance policy, that is also part of a succession planning. So all these things are part of that larger thing, and they are very technical, they are very legal subjects, and therefore again I would recommend our listeners that they should consult a specialist, a lawyer particularly, who can advise them on the nitty-gritty. In fact, you'll be, and Arjun is a lawyer by profession, so he knows that more than 60% cases in Indian courts are actually pertain to family division of property, and so that is the most frequent cause of disputes in families. Therefore, I would recommend that making a will actually would prevent many of these disputes. पुनीत, इनफैक्ट मैं पढ़ रही थी कहीं कि 50% से अधिक जो डिस्प्यूट्स हैं कोर्ट्स में वो प्रॉपर्टी को लेकर हैं। ये जो एक लड़ाई होती है कि कितना शेयर हमारा है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी साउंड माइंड की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको एक आधार बना के ये लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। तो ये कैसे निश्चित करें कि साउंड
साउंड माइंड था टेस्टेटर का जब उन्होंने विल बनाई थी? ये अगेन वैसे तो ये साउंड माइंड का जो पॉइंट रहता है विल्स में, ये सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि इसको लेकर डिस्प्यूट्स भी कोर्ट्स में मैक्सिमम इसी पॉइंट को लेकर रहती हैं। देखिए, जब आप विल लिखते हैं तो उसके कई प्रकार हैं। आप ये इंश्योर कर सकते हैं, जैसे हमने पहले बात करी कि अपने हाथ से वो विल लिखी जाए, तो एक ये भी एक रहता है कि कुछ जो मेडिकल भी लगाना होता है? नहीं, मेडिकल नहीं, एक एडवाइस ये रहती है वैसे नॉर्मली कि जो आप विटनेस ले रहे हैं उसमें से एक डॉक्टर हो तो बेहतर है, क्योंकि यदि डॉक्टर वो विटनेस दे रहा है और वो कहते हैं कि ये या सब्सिक्वेंटली वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि वो साउंड माइंड में थे, तो कोर्ट उसको ज्यादा आराम से एक्सेप्ट कर सकता है। तो नॉर्मली जो विटनेसेस हैं हम ये रिकमेंड करते हैं कि उसमें एक लॉयर हो और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और सॉरी एक अपना डॉक्टर हो, तो बेहतर है। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि जो विल बनाए उसको रजिस्टर जरूर करें। आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में उसको जाके रजिस्टर कर सकते हैं विल को। और कहने का आपका मतलब है कि रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, पर करना चाहिए। जो सेम माइंड की बात है कि जिन्होंने अपनी खुशी से और अपने एक पूरे होशो हवास में ये विल करी, इसका एक ये बहुत बड़ा सबूत होगा अगर वो अपने आप जाकर रजिस्ट्रार के ऑफिस में उसको रजिस्टर करते हैं, तो ये डिस्प्यूट की वो अपने पूरे होशो हवास में नहीं थे या वो उनके ऊपर दबाव डाल करके विल लिखाई गई, ये पॉइंट एक डिस्प्यूट का खत्म हो जाता है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि उसमें वो उसको रजिस्टर जरूर करें, क्योंकि उससे ये सब डिस्प्यूट्स हैं वो काफी कम हो जाती हैं। Well, you were just listening to our program Money Matters, where we were discussing the topic how to make a will and its benefits with our expert Puneet Jain, which is the program Money Matters on our News on Air official YouTube channel. You may ask questions in the comment section of the YouTube channel and through our email ID moneymatters.air@gmail.com. मनी मैटर्स में आपका फिर स्वागत है। श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि कल इस कार्यक्रम में लाभांश के निवेश पर चर्चा होगी। आज हमारी चर्चा का विषय है वसीयत बनाने की विधि और इसके लाभ। क्या पुनीत ऑनलाइन भी बनाई जा सकती है विल? आज कल डिजिटाइजेशन का जमाना है, तो आपने सही कहा, बिकॉज जैसे हम बात कर रहे थे कि यूजुअली आप लॉयर से कंसल्ट करके विल को बनाना चाहिए। आजकल ये सुविधा है, कई पोर्टल्स हैं, लॉयर्स के पोर्टल्स हैं जो एडवाइजरी देते हैं कि आप किस प्रकार से विल को बना सकते हैं, लेकिन वो एक सिर्फ एडवाइजरी की फॉर्म में है। जब हम विल बनाते हैं तो हमें उसको फिजिकल फॉर्म में विल बनाना चाहिए। ऑनलाइन विल का कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि फिजिकल विल ही जो है वो ही एक एक्सेप्टेबल है। उसका प्रोसेस है, आप वो विल बनाते हैं, विटनेसेस साइन कराते हैं, उसके बाद उसको एक कवर में, एक एनवेलप में उसको विल को रखना चाहिए और उस एनवेलप को बंद करके सील करके उस सील के ऊपर भी जो टेस्टेटर है जिन्होंने विल बनाई है उनको साइन करना चाहिए। और ये विल तो एक ये पूरा प्रोसेस जो है ये फिजिकल आपको फॉर्म में करना पड़ेगा, ये आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। Also, for the benefit of our listeners, it's important to know that once an executor is appointed under the will and the last will and testament of the testator, then the identified executor, who's called the instituted executor, will have to finally settle what the disposal of assets or property is to the beneficiaries under the will, and that is called the final settlement. And it's very important to know that it's an agreement. After all, you have to agree to also accept to be a beneficiary under the will. You may choose not to accept it because you may have to accept a liability sometimes. So clearly there is a provision of relinquishment also in a sense. So there have been many instances where a legal beneficiary got some inheritance, but they have relinquished their share in favor of other beneficiaries. So that is a choice, like Arjun said, it's a choice that you have. It's an agreement that you agree to accept the assets and liabilities. It's important. In many cases there are liabilities associated with certain assets. So that also becomes important. In many cases, certain assets have been willed which cease to exist subsequently actually. So all these points have to be taken into account while final execution of the will. An executor of course becomes a very important person in this because he has a responsibility of taking it to the closure. पुनीत, आप लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं, जो हम अक्सर देखते हैं कि ऋण लोग लेते हैं, कई ऋण लिए होते हैं, वो वापस करने होते हैं, तो ऐसे में क्या वो भी मेंशन किए जाते हैं विल में कि कौन इनकी भरपाई करेगा? देखिए, विल में जब हम बनाते हैं तो आइडियली वो मेंशन होने चाहिए कि ये जो मेरी एसेट्स ये हैं, मेरी लाइबिलिटीज ये हैं, मेरी लाइबिलिटीज
किस प्रकार से पे होंगी और उसके बाद जो एसेट्स बचेंगी वो मैं किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो वही एक मैं कहूँगा कि एक मजबूत और पुख्ता विल होगी। यदि हम उसमें अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को प्रॉपरली एसेट टेक अकाउंट फॉर नहीं करेंगे या जो बेनिफिशरीज हैं उन सबकी डिटेल्स नहीं देंगे तो वो एक इनकम्प्लीट विल होगी, उसका एग्जीक्यूशन बहुत मुश्किल होगा। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या ट्रेडमार्क्स, ब्रांड नेम्स, बिजनेस रिलेटेड विल्स भी होती हैं। बिल्कुल, आप ये भी एक एसेट्स हैं जो इफ दे बिलोंग टू द इंडिविजुअल देन दे कैन विल दीज एसेट्स टू दिस बेनिफिशरीज। Yeah, like for real estate, you have real property or movable property. Also, intellectual property rights are also can be bequeathed to the beneficiaries. So, for example, authors are known to give their royalty to divide it between the beneficiaries. They can so you can do IPRs also. There's also another very important aspect for those who feel that the will has not properly reflected their share. And they take it to a civil court and they dispute the will itself on whatever grounds. And then the court also affords the opportunity to all the litigants to mediate the matter and to arrive at a settlement. So that's another opportunity given to all the beneficiaries to resize their share according to what is mentioned in the will. Is it not? Absolutely. So it's a like I said, it's a long legal process. I wouldn't say long. It's a very diligent legal process. Usually, probating a will takes about 6 months to 1 year, and after that, the executor is authorized by courts to go. And therefore, because it's such a sensitive subject, therefore, I think courts take a lot of care while deciding matters under will and the Succession Acts. And I think this process of taking everybody on board before you finally divide and dispose of the properties, I think that is a very integral part of the judicial process to make a just डिवीजन ऑफ एसेट्स। पुनीत, क्या इस कार्यक्रम में आप संक्षेप में बता सकते हैं, आपने कहा था कि हिंदू सक्सेशन एक्ट फर्क है और मुस्लिम सक्सेशन एक्ट फर्क है, तो उनके क्या मेन फीचर्स क्या हैं? देखिए, ये एक अलग बिल्कुल डिटेल्ड सब्जेक्ट है, क्योंकि ये पर्सनल लॉ जो है हर रिलीजन में उसके पर्सनल लॉ के हिसाब से, इनफैक्ट आपको हैरानी होगी कि जैसे मान लीजिए पारसीज हैं या बौद्ध है या जैन है, इन सब में ऑल्दो ज्यादातर जो है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट उसको एड्रेस करता है सब्जेक्ट को, लेकिन कुछ रिलीजन्स में ये पर्सनल लॉज अलग हैं और वो काफी डिटेल सब्जेक्ट है। मुझे लगता है कि उसके लिए एक और प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी शायद, पर ये जरूर ध्यान रखें कि यदि आप विल नहीं लिखते और इन एस्टेट जैसे उनकी डेथ होती है किसी की, तो उनके जो धर्म के जो सक्सेशन लॉज हैं उसके मुताबिक डिवीजन होगा, कोई उसके लिए यूनिफॉर्म लॉ नहीं। And it need not be a statutory law. It could be based on custom and usage only when it comes to Muslim personal law. For Hindus, we have a statute which is called the Hindu Succession Act 1956. In fact, that is because so for people belong to Hindu religion, there is a law, but I think like he mentioned in Muslim law, there is no written division. The principles. In fact, शायद ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे हम एक और कार्यक्रम कर सकते हैं। एक और आपसे सवाल था कि जब टेस्टेटर एक विल बनाता है तो उसमें आप जैसे कैसे 2 विटनेसेस होते हैं, मिनिमम 2 या 3 विटनेसेस, अगर विटनेसेस की मृत्यु हो जाए टेस्टेटर से पहले तो किस तरह से विल की एग्जीक्यूशन में फर्क पड़ता है या उसकी वैलिडिटी में? Well, I'm sure during registration process only they ensure that the witnesses are photographed, their identification is authenticated through supporting documents. So therefore, if you have registered the will, then this issue will not probably be such a major point, because the registrar himself becomes a witness in a way to the will. In case these wills are not registered and these witnesses are no longer there, then of course it becomes a matter of great dispute. Therefore, in fact, this is also said that when you are writing a will, तो आपके जो विटनेसेस हैं वो काफी यंग होने चाहिए, वो उम्रशुदा नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने अपने हम उम्र या अपनी उम्र से बड़े लोगों को विटनेस बनाया तो वो परेशानी हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत इस विस्तृत चर्चा के लिए। जैसा हम कह रहे थे शुरू में कि वसीयतनामा बनाना एक बहुत ही संवेदनशील विषय होता है जिस पर लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, और आपने बहुत खूबसूरती से समझाया कि कितना जरूरी है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सोनू। And I hope you enjoyed today's topic, how to make a will and its benefits, with our expert Puneet Jain. Tomorrow's topic on Money Matters is dividend investing. Thank you, listeners, for joining us in this edition of Money Matters. Goodbye.